राहत भरी खबर सबसे पहले, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले अब तेजी से कम होते जा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे, जहां काफी दिनों बाद 2400 से कम मामले सामने आए हैं। नए आंकड़ों में यूपी के 2 जिलों में 24 घंटे में कोई नया मामला सामने नहीं आया। 16 जिलों में सिंगल डिजिट में केसेस सामने आए हैं, जबकि 53 जिलों में डबल डिजिट में नए मामले सामने आए हैं। यूपी में एक्टिव केस में भी कमी आई है। कुछ एक्टिव केसेस अब 52,244 हैं कुल एक्टिव मामले। और वही यूपी सरकार का दावा यह भी है कि 24 घंटे में यूपी में 3,58,000 टेस्ट किए गए और इनमें से 1,48,000 RT-PCR टेस्ट भी हुए हैं। तो यूपी में लगातार घटते मामले, राहत की खबर। 16 जिले ऐसे जहां पर सिंगल डिजिट में आंकड़े सामने आए। 24 घंटे में टेस्ट हुए हैं 3,58,000 और इसी के साथ अब तक कुल मिलाकर यूपी में 4,84,00,000 केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए मामले फिलहाल 2,402 नए केसेस। शिवेन श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवेन, राहत की खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है और इसकी मुख्य वजह क्या लॉकडाउन माना जाए? देखिए नवजोत, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है उस तरीके से नंबर भी कम हुए हैं, टेस्ट भी बढ़े हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बदला है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पिछले 15 दिनों से सुपर एक्टिव मोड में हैं, जा रहे हैं हर जिले में, निर्देश दे रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और सख्ती कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ये जो मिनी लॉकडाउन जिसको कर्फ्यू कह रहे हैं उसका भी है। इसीलिए सरकार ये भी अभी सोच रही है कि क्या इसको और कुछ दिन बढ़ाया जाए, कुछ जो है ढील के साथ साथ, जिससे कि जो केसेस हैं वो घटें। क्योंकि आप अगर यकीन करें तो मई के महीने में बीच में इतने ज्यादा केसेस थे कि सरकार बहुत परेशान थी और बैकफुट पे थी। विपक्ष जो है लगातार निशाने साध रहा था और लग रहा था जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये कभी भयावह दौर खत्म ही नहीं होगा। लेकिन जब लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ, जिसमें सख्ती कर्फ्यू की तरह करनी शुरू हुई और ऑफिसेज बंद किए गए, तमाम निर्देश दिए गए, उससे पहला फर्क पड़ना शुरू हुआ। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे और 18 मंडलों में तमाम जिलों में जाकर के समीक्षा बैठकें की, निर्देश दिए, उसका भी असर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के ये जो 2 चीजें हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब ऊपर का प्रशासन, ऊपर का शासन का मुखिया जो होता है वो जाकर के जमीन पर उतरता है तो अधिकारियों में और पूरे सिस्टम पे असर पड़ता है और इसी का असर देखने को मिला है। इसीलिए जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक आने वाले वक्त में अभी इस जो मिनी लॉकडाउन है इसको बढ़ाने की और सिफारिश की जा सकती है, जिसमें थोड़ी ढील दी जाएगी एसेंशियल सर्विसेज के लिए और कुछ इंडस्ट्रीज को। यानी सीधे तौर पर अगर शिवेन कहा जाए कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू होगी, एकदम से अनलॉक नहीं किया जाएगा, थोड़ी ढील के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच ये भी बता दें कि 44 दिन बाद कोरोना के नए मामले सबसे कम आए हैं। 20 दिन से लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 1,86,000 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसेस भी लगातार घट रहे हैं। वहीं कोरोना को मात देने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट 90% तक जा पहुंचा है और दिल्ली में मामले लगातार घट रहे हैं। दिल्ली का आंकड़ा भी हम आपको साथ ही साथ बता देते हैं। 24 घंटे में 1,072 नए मामले दिल्ली में सामने आए हैं। तो ये राहत की खबर है, लगातार मामले घट रहे हैं। देश में 24 घंटे में 1,86,000 नए मामले। राहत की खबर ये भी 2 लाख से कम केसेस। 24 घंटे की अगर बात करें, दिल्ली में मामले कम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लगातार मामले कम हो रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात ये, पहली बात स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार ने भी काफी सचेत हुई है। दूसरा, लॉकडाउन का असर भी कहा जा सकता है और ऐसे में अगर अनलॉक होगा तो फिर किस प्रक्रिया के तहत अनलॉक होना चाहिए, किस प्रक्रिया के तहत ढील दी जानी चाहिए, उस पर जरूर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आशंका ऐसे में जरूर बनी रहेगी कि कहीं आगे जाकर ऐसा ना हो कि मामले फिर से बढ़ जाए। जैसा कि शिवेन भी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में विचार इसी पर हो रहा है। और केसेस घटने के साथ ही अब यहां पर बड़ा सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली में 31 मई के बाद लॉकडाउन में कोई ढिलाई दी जाएगी? देखिए कुमार कुणाल की यह रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.5% के आसपास पहुंच गया है और ये एक शुभ संकेत है। और इसी वजह से अब विचार हो रहा है कि जो बाजार और तमाम ऐसे संस्थान जहां लॉकडाउन लगाया गया था वहां पर अब कुछ उन्हें राहत दी जाए,
उनके लिए नियमों में ढील दी जाए ताकि आने वाले समय में दोबारा जिंदगी पटरी पर लौट सके। फिलहाल तमाम जो बाजार हैं वो बंद हैं दिल्ली में, लेकिन इसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक उपराज्यपाल की अध्यक्षता में आज दिल्ली में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उनके साथ साथ एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और आईसीएमआर के मुख्य प्रमुख भी उसमें शामिल होंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी जो सदस्य हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। यानी सारे पहलुओं पर विचार होगा, जिसमें चिकित्सीय पहलू भी है, साथ ही साथ दिल्ली सरकार क्या कुछ चाहती है उस पर होगा। यानी सोमवार तक वैसे तो लॉकडाउन लागू है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके संकेत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिए हैं कि राहत दी जाएगी। लेकिन राहत कितनी बड़ी होगी, किस हद तक होगी, किन किन को खुलने की छूट दी जाएगी, उसको लेकर के आज इसी बैठक में फैसला होना है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लॉकडाउन का असर है और इसको अब अनलॉक कैसे किया जाए, वो प्रक्रिया कैसी हो। दिल्ली में बैठक होगी, यूपी में विचार हो रहा है, महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते क्योंकि कोरोना के कम होते केसेस के बीच अब राज्य सरकार अनलॉक का प्लान कर रही है। अब उम्मीद कम ही है कि 1 जून के बाद लॉकडाउन की सख्ती पहले की तरह रहेगी। मुंबई में रिकवरी रेट अब 94% है, डबलिंग रेट अब 351 दिन हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, क्या मुंबई अनलॉक के लिए तैयार है? बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि कोविड की स्थिति मुंबई में अब कंट्रोल में आ चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह कल कहा कि राज्य में वो तमाम जिले जहां पर केसेस कम हैं वहां पर राहत दी जा सकती है। लेकिन इस वक्त जब राज्य ये सोच रहा है क्या मुंबई को अनलॉक किया जा सकता है, तो मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां पर थोड़ा खबरदार रहना पड़ेगा। लोकल ट्रेन्स को अभी खोलना ठीक नहीं होगा। रेस्टोरेंट्स, मॉल, जिम, मैरिज हॉल्स को खोलना इस वक्त घातक साबित हो सकता है। एक तरफ तो केसेस नीचे आ रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य वैक्सीनेशन ड्राइव पर जोर डाल रहा है। ऐसे में सब चीज अचानक से खोल देना शायद उतना सही और उचित डिसीजन नहीं होगा। तो ऐसे में राज्य सरकार क्या करेगी? पहले से ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ से, मॉल ओनर्स की तरफ से राज्य सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आम जनता का कहना है कि जब उसने तमाम नियम कानूनों का पालन किया है और केसेस नीचे आ रहे हैं तो उसको और सुविधाएं और रिलैक्सेशंस क्यों ना दिया जाए। अगले 2 दिनों के भीतर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे कि वो तमाम जिले जहां पर केसेस कम हो रहे हैं क्या वहां पर और रिलैक्सेशंस देना है। उसमें मुंबई भी शामिल होगा, लेकिन यह फैसला बहुत बड़ा, बहुत क्रूशियल रहेगा। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। अब हम आपको लिए चलते हैं बिहार के वैशाली जिले के मंसूरपुर गांव, जहां पर कोरोना के खौफ की वजह से गांव में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। छोटे से गांव में 1 महीने में 17 मौतें हुई हैं। देखिए आज तक संवाददाता सुजीत झा की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना का टेस्ट नहीं कराया, लक्षण सब लक्षण वही था, हम तो कह रहे हैं। तकरीबन 1 महीने में यहाँ पे 17 मौत हुई। हम मौजूद हैं मंसूरपुर गांव में। मंसूरपुर गांव आमतौर पर तो एक कोरोना प्रभावित गांव है, जिसमें करीब 17 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव में एक ऐसा घर है जो लोगों से दूर होने की वजह से, आप यूं कहें यहाँ से पलायन कर गए लोग, इस परिवार के लोग। ये मोहम्मद मंसूर का मकान है, आप देखिए ताला लगा हुआ है। और इस परिवार में 10 सदस्य थे, जिसमें 2 की मौत कोरोना से हुई। लेकिन आस पड़ोस में लोगों के का सहयोग ना मिलने की वजह से, यहाँ तक कि राशन ना मिलना, इसकी वजह से ये लोग गांव छोड़कर चले गए। हमारे साथ इस गांव के मुखिया मोहम्मद मुजाहिद अनवर
मौजूद है। ये बताइए क्यों चले गए ये लोग छोड़ के? इन लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। मौत और जिंदगी तो भगवान के हाथ में है, लेकिन इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ कि अगल बगल के पड़ोस के लोग इनसे बात करना छोड़ दिए। बगल में मार्केट है, वहाँ से इनको राशन मिलना बंद हो गया। लोग एक हे दृष्टि से देखना शुरू कर दिए हैं, जिसको वजह से यहाँ से पलायन करके। मेरा नाम जाहिद अख्तर है। जाहिद जी, ये बताइए आपके भाई जो है जी साजिद अख्तर, साजिद अख्तर, तो उनका क्या हुआ, कैसे उनका इंतकाल कैसे हो गया? है ना कि सर्दी खांसी फीवर, लास्ट में पता चला कि टाइफाइड है, सांस फूलना, कुछ ना खाना पीना, एकदम कुछ टेस्ट नहीं समझ में आना, यही था। आप लोगों ने टेस्ट कराया था कुछ, मतलब क्या पता चला कि? टेस्ट तो बताया है कि आपको कि एकदम टाइफाइड क्लियर था, बुखार छूट ही नहीं रहा था, उसी कारण कोरोना का टेस्ट नहीं कराया। लक्षण सब वही था? सब लक्षण वही था, हम तो आपको कह ही रहे हैं। आप बताइए क्या स्थिति है? स्थिति सर बहुत भयावह है। यहाँ एक दो नहीं कई मौतें हुई, जो सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत। सांस के सबको प्रॉब्लम था सांस लेने में, कि सांस लेने में भी छोड़ने में भी दिक्कत होती थी। और हम लोग बहुत प्रयास किए कि ऑक्सीजन वगैरह का भी सुविधा हम लोग को मिले, प्राइवेट से भी ये नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से सारी मौतें हुई हैं। सबको सर्दी खांसी बुखार और सांस लेने में दिक्कत, यही सब सारा जितने भी यहाँ से एक्सपायर किए। और इतनी बुरी स्थिति हो गई कि लोग मिलना जुलना भी नहीं चाह रहे थे। कोई अगर मर गया तो हम लोग तो गुस्ल दिया जाता है, और उसके लिए लोग तैयार नहीं होते थे ले जाने के लिए कब्रिस्तान। किसी तरह लोग सब किए। इस गांव में 17 मौतें हुई हैं, जिसकी वजह से खौफ का आलम आज भी बरकरार है। लेकिन साथ ही इस गांव के लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और न कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुध लेने के लिए यहां आया। कैमरामैन नदीम आलम और संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, मंसूरपुर, वैशाली, आज तक। यूपी के प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों को दफनाने की खबर आज तक ने दिखाई थी, जिसे लेकर विद्युत शवदाह के इंतजाम का मुद्दा भी उठा, जिस पर अब यूपी सरकार ने मुहर लगा दी है। देखिए आज तक की खबर का बड़ा असर। आज तक की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। प्रयागराज में श्रृंगेरपुर घाट पर बनेगा विद्युत शवदाह गृह। शुक्रिया सरकार कि आपने आज तक की सुनी। जरूर कहना है कि उभर आए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए तो बेहतर हो। शुक्रिया सरकार कि आपने आज तक की मानी तो बेहतर हो। और सबसे बेहतर तो ये हो कि बाहर निकाल आए शवों का इलेक्ट्रिक शवदाह यंत्र से सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि शरीर से निकली आत्मा को मोक्ष का रास्ता मिल जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि मिट्टी में दबे हुए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि शवों के साथ अब बर्बरता न होने पाए। इससे पुण्य का काम क्या होगा कि विद्युत सौदागिरी बन जाएगा, तो जिससे जो है लोगों को असुविधा नहीं होगी और लोगों को कम पैसे में जो है अंतिम संस्कार हो सकेगा। जगह चिन्हित कर ली गई है। जगह चिन्हित कर ली गई है। हमने 18 तारीख को अपने इसी शंखनाद में प्रयागराज में गंगा के किनारे शवों की कतारें दिखाई थी और कहा था कि इन शवों का सामूहिक संस्कार क्यों नहीं कर दिया जाता। हमने 25 तारीख को अपने इसी शंखनाद में फिर से खबर दिखाई थी और फिर से सरकार से मांग की थी कि गंगा के किनारे इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाकर शवों का अंतिम संस्कार सामूहिक तौर पर क्यों नहीं कर दिया जाता। कहा ना, हमें प्रशासन की नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि उभर आए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए तो बेहतर हो। रेती पर शवों को दफनाने का सिलसिला बंद हो जाए तो बेहतर हो। और सबसे बेहतर तो यह हो कि बाहर निकाल आए शवों का इलेक्ट्रिक शवदाह यंत्र से सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शुक्रिया सरकार कि आपने इस ओर सोचा। शुक्रिया कि प्रयागराज के श्रृंगेरपुर घाट पर अब इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनेगा।
इस शवदाह गृह बनने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहले से यहाँ दबाए गए शवों का अंतिम संस्कार तो हो ही जाएगा, साथ में गंगा घाट पर आने वाले शवों का भी अंतिम संस्कार सही तरीके से हो सकेगा। तो कोई अब मजबूरी में गंगा की रेती पर नहीं दबाएगा अपनों का शव, कोई नहीं ओढ़ाएगा रेत की चादर और उस पर राम नामी, कोई नहीं गाड़ जाएगा गंगा किनारे अपने परिजनों के शव पर पहचान का बांस। शुक्रिया सरकार। अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज, आज तक। और अब हम जम्मू कश्मीर का हाल आपको दिखाते हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से यहां के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा है। जम्मू के मशहूर बाहू फोर्ट में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के बावे बाजार में, जो कि जम्मू के प्रसिद्ध बाहू किले के बाहर स्थित है। यहाँ पर पर्यटक भी जो है भारी संख्या में प्रतिदिन आते हैं, लेकिन जब से कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर शुरू हुई है तब से जो है लॉकडाउन लगा हुआ है और यहाँ पर सन्नाटा बिल्कुल है। पूरे इस बाजार में जो है सन्नाटा है और इसके कारण जो यहाँ के छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको काफ़ी जो है आर्थिक क्षति झेलनी पड़ रही है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम शमशेर बहादुर है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बाहू फोर्ट का रहने वाला हूँ। अच्छा, इसी इलाके के। तो क्या दुकान चलाते हैं? दुकान हमारा ढाबा है जी। हाँ सर। तो आजकल तो बिल्कुल आपका धंधा बिल्कुल मंदा होगा? धंधा तो पिछले साल से ही धंधा बहुत कम हो गया है, तो इस साल तो बहुत ही कम हो गया। मगर हमारी दुकानें जब ये लॉकडाउन से दुकानें हमारी खुली नहीं है, बिल्कुल नहीं खुली है दुकानें, और बहुत मुश्किल से हम अपना कारोबार रोजी रोटी का बहुत मुश्किल से हम खर्चा चला रहे हैं घर का। एक दूसरे से उधार लेके ऐसे बहुत मुश्किल आ गई हमारे को, ऐसे हो गया है। बाकी वालों को फिर भी हम टाइम दे रहे हैं, मगर हमारे को कोई टाइम नहीं दे रहा है सरकार। कोई सुबह 2-4 घंटे हमारे को टाइम दे दे, हम भी अपना चाय पानी का कुछ अपना दाल फुल्के का गुजारा चलाएं। हम इस पे निर्भर थे। हमारी फैमिली है 2 फैमिली हमारी इसी दुकान पे निर्भर हैं, और हमारे नौकर भी हैं, वो भी अभी चले गए हैं। एक्चुअली हमारी ये जहाँ अभी खड़े हैं इस मार्केट में 125 दुकानें हैं, तो हर दुकान पे एक दो लड़का काम करता ही है, उनके साथ हेल्पर जो रहते हैं। तो बाहर जैसे मेटाडोर वाले हैं, रेडियाँ लगती हैं, ऑटो वाले हैं, जो सबका जो बिज़नेस था एक मंदिर के साथ ही जुड़ा था। आज लॉकडाउन होने की वजह से जो श्रद्धालु मंदिर नहीं आते, उसकी वजह से सारा बिजनेस एक वेंटिलेटर पर है। बहुत ही स्थिति खराब है लोगों की, खाने के लिए रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पाती। जैसे कि आप देख ही रहे हैं दुकानें बंद है, लेकिन साथ ही में दुकानदारों ने एक अपील भी की है सरकार से कि इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और कुछ इनके लिए भी राहत के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।